नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की राजनीति से बड़ी खबर, जिनको राव इंद्रजीत ने किया निराश, उनको अब भूपेंद्र यादव से आस। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कभी भी नई पार्टी के पुराने वर्करों और लीडरों को तवज्जो नहीं दी। राव का भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भी विरोधियों जैसा बर्ताव रहा है। राव ने उन्हें किसी भी तरह की कोई अहमियत देने की बजाय अपनी ओर से पूरी तरह दरकिनार रखा है। उन्होंने भाजपा के कुछ पुराने नेताओं का पॉलिटिकल कैरियर तक को हाशिए पर पहुंचाने का काम कर दिया था। अहिरवाल की राजनीति में भूपेंद्र यादव के एक्टिव होने से अब इन नेताओं को मजबूत अल्टरनेट मिल चुका है। भूपेंद्र के नेतृत्व में यह खेमा उनके साथ मिलकर अहिरवाल में राव की सियासत को मात देने को आतुर है। हरियाणा में अनुबंध आधार की नौकरियों में भर्तियां हुई तेज, विभागों में सृजित किए जाएंगे नए पद। हरियाणा में अनुबंध आधार की नौकरियों की भर्तियां तेज हो गई हैं। राज्य में अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। राज्य में कौशल रोजगार निगम ने अभी तक 28,787 लोगों को जॉब का ऑफर दिया है। इनमें से 12,309 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अभी भर्तियों में और इजाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य में विभागों में नए पदों के नाम से भी सृजित किए जाएंगे और उन पर भर्तियां होंगी। यह भी बताया जा रहा है कि नियमित भर्तियों में भी जल्द से जल्द तेजी लाने की उम्मीद की जा रही है। हरियाणा में कोरोना ने फिर दस्तक दी। इन जिलों में तेजी से बढ़ने लगे हैं केस। राहत के बाद हरियाणा में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। 3-4 दिन से हर रोज कोविड-19 के केस फिर बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों से सामने आ रहे हैं। मंगलवार 12 अप्रैल को प्रदेश में 149 केस सामने आए। इनमें अकेले 129 केस गुरुग्राम के हैं, जबकि फरीदाबाद में 8 और सोनीपत में 7 केस मिले। सोमवार 11 अप्रैल को प्रदेश में 54 केस सामने आए थे। इनमें गुरुग्राम में 46 और फरीदाबाद में 5 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार 10 अप्रैल को हरियाणा में 89 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दिन गुरुग्राम में 77 जबकि फरीदाबाद में 11 केस संक्रमित मिले। हरियाणा में फिलहाल 474 केस एक्टिव हैं। मंगलवार को 70 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए। अब तक प्रदेश में 10,617 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो 98.87% है। महंगाई के इस दौर में पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फीस को लेकर अन्य तरह के स्टेशनरी सामान जैसे खर्चों को घर में एक सदस्य द्वारा उठाना आसान बात नहीं है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अब पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो पीएफ के पैसों को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं क्या आप जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना एजुकेशन लोन या पीएफ के पैसों के यूज करने से ज्यादा बेहतर विकल्प है। जी हाँ, देश के कई बैंक हैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, HDFC और ICICI जैसे बैंकों द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को बनवाया जा सकता है। इस पर ब्याज दर केवल तभी लगता है जब समय पर कार्ड की पेमेंट नहीं चुकाई जा सकती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले छात्र की उम्र कम से कम 18 साल से अधिक होनी चाहिए। छात्र के नाम पर कोई भी FD होने पर क्रेडिट कार्ड जल्दी और आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। वहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के सभी अंडरपास पर बनाए जाएंगे शेड। रेलवे से मंजूरी लेने को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाएं, ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे से मंजूरी मिलने के इंतजार में प्रोजेक्टों में होने वाली देरी को दूर करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि प्रदेश के रेलवे से संबंधित कार्यों को टेकअप करता रहे। प्रोजेक्ट में देरी करने वाली निर्माण कंपनियों व संबंधित अधिकारियों से जवाब तलबी की ओर भी भविष्य के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि में काम पूरा न करने वाले पेनल्टी के लिए भी तैयार रहें। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का डाटा ऑनलाइन होगा उपलब्ध। सीएम ने शुरू किया है पोर्टल। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर शहरवासी अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के अनुरूप अपनी मांग, शिकायत और सुझाव दे सकेंगे। इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक अपने वार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की मांग नगर दर्शन पोर्टल पर डाल सकेंगे। इसके अलावा वे इस पोर्टल पर शिकायतें व सुझाव भी रख सकते हैं। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग 22 अप्रैल तक यहां करें आवेदन। नई गाइडलाइन हुई जारी। हरियाणा राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी शुभानद्वीन भट्टी ने कहा है कि अखिल भारतीय हज कमेटी मुंबई ने साल 2022 में हज यात्रा करने के इच्छुक नए हज यात्री 22 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी हज आवेदक 30 अप्रैल 2022 तक अपात्र होंगे और उनके साथ हज यात्रा पर जाने वाली महिला तीर्थ यात्रियों की हज सीट रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल 2022 को या इससे पहले जारी किए गए
मशीन पठनीय वैध भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट 31 दिसंबर 2022 तक वैध होना चाहिए। एक बार चुने गए विकल्पों को बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हवाई किराए पर निर्भर करेगी। कैप्टन अजय यादव ने केजरीवाल को दी नसीहत, हरियाणा का सपना देखने से पहले एसवाईएल पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार जीडीपी पर कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। अगर जीडीपी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो देश में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। अजय यादव बुधवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। मार्च महीने में सब्जियों की कीमत की बात करें तो 11.64% तक बढ़ गई है। वहीं फलों के दाम 6% और खान पान के दामों में 7.68% तक वृद्धि देखी गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कैप्टन ने कहा कि हरियाणा में सरकार का सपना देखने वाले केजरीवाल पहले एसवाईएल पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि पंजाब के सीएम हरियाणा को नहरी पानी देने से मना कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के सीएम हरियाणा से अपने हिस्से से ज्यादा पानी की मांग करते आ रहे हैं। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से डेरा श्रद्धालु ने गद्दी पर बैठने को लेकर पूछा सवाल, तो मिला ये जवाब। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसा अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। ताजा मामला उनके इंस्टाग्राम में दिए गए एक सवाल से जुड़ा हुआ है। दरअसल अकाउंट पर एक डेरा श्रद्धालु द्वारा उनसे एक सवाल पूछा गया है। हनीप्रीत ने लिखा है कि पापा जी हमारे गुरु हैं और वो ही हमारे गुरु रहेंगे। गुरु गद्दी दिवस पर भी वो ही गुरु होंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं चल रही थी कि हनीप्रीत 29 अप्रैल 2022 को डेरा सच्चा सौदा की गद्दी पर बैठेंगी। इसी सवाल को डेरा के एक श्रद्धालु ने हनीप्रीत से उनके इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर सवाल किया था, जिसका जवाब हनीप्रीत ने दिया। हनीप्रीत के इसी उत्तर ने उन सभी अफवाहों अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि वो 29 अप्रैल को गुरु गद्दी पर बैठ सकती हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर रुख कर रहे हैं चालक। मार्केट में बड़ी मांग। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में बढ़ोतरी के बाद देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने लगी है। दरअसल महंगे ईंधन ने लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सरकारों द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दिए जाने वाली सब्सिडी के चलते भी मांग बढ़ी है। वहीं 2021-22 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स 5.6 गुना बढ़ी है। 2020-21 में कुल 41,046 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री हुई थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 2.3 लाख हो गई। भले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत ज्यादा हो, लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की ओर रुख करने लगे हैं। हरियाणा में तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों की सेवा नियम बदलने की तैयारी, किए जाएंगे नए प्राविधान। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। अभी तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों के सेवा नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से उनका पक्ष व इनपुट मांगा गया है। हरियाणा में तृतीय श्रेणी की नौकरियों में सेवा नियम बदलने की तैयारी से कार्यालयों में कार्य व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों तथा सरकारी संस्थाओं से सीधी भर्ती और पदोन्नति के जरिए ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति संबंधी नियमों की भी जानकारी मांगी गई है। नई व्यवस्था में अब ग्रुप सी और डी की भर्तियां संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगी। ऐसे में सभी महकमों के लिए समान प्रकृति के लिए सेवा नियम बनाकर लागू करने का खाका तैयार किया जा रहा है। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि जून के पहले पखवाड़े में पहले ग्रुप सी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी और दूसरे चरण में ग्रुप डी के लिए जल्द ही सीईटी का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। और जिन युवाओं ने सीईटी के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। अभी तक 9 लाख से अधिक युवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं। मौसम अपडेट। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, हीट वेव से मिलेगा छुटकारा, बारिश के भी आसार जताए गए। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच बीते 2 दिनों से मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम के मिजाज में आई इस बदलाव से लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में भी मौसम में फिर से बदलाव देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे फिर से एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 14 व 15 अप्रैल को राहत के बाद फिर से गर्म हवा यानी लू चलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि पलवल जिला में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगेगी। जिले में 25 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से 7 नई रेत खानों की ई ऑक्शन होने जा रही है। इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। शर्मा ने कहा कि सीएम के प्रयासों से इन नई खानों की ई ऑक्शन में होने वाली सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद की साइट की ऑक्शन तैयारी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि यदि खनन के दौरान नियमों की उल्लंघना हुई तो खनन अधिकारी सुनिश्चित खनन साइट का सस्पेंड कर देंगे। इन जगहों पर माइनिंग के लिए ई
ऑक्शन होगी। इससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही जिन किसानों की जमीन इसमें जाएगी उन्हें भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में वैध माइनिंग शुरू होने से आसपास के लोगों को रियायती दरों पर निर्माण से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी की व्यवस्था कराने वाले बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा इस साल 23 जून से प्रारंभ होगी। यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस बीच इस साल की बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। इसमें करीब 8 फीट ऊंचे बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए हैं। 2019 जुलाई में अचानक केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा रोक दी थी। इससे कुछ दिन बाद यानी 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी थी। इसके बाद 2 साल कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा पर रोक होने के कारण श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाए थे। साल 2022 के अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। बता दें कि ये यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। 13 साल से कम और 75 साल से अधिक और 6 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट महिला को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। श्राइन बोर्ड ने पहलगाम और बाल्टान दोनों यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं की संख्या तय करने पर सहमति दे दी है। इनमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या शामिल नहीं होगी। साथ ही आपको बताते चले कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की 250 कंपनियों के करीब 1 लाख जवानों को तैनात करने की योजना है। इसमें सीआरपीएफ के जवान प्रमुख रूप से होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। 9 जुलाई को होगी वीडियो मुख्य और हाउसकीपर परीक्षा। 2 घंटे की परीक्षा में पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। हाउसकीपर के लिए 4 मई तक करें आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 परीक्षाएं एक ही दिन होंगी। बोर्ड ने ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो के 5,396 तो वहीं हाउसकीपर के 33 पदों पर भर्ती परीक्षा का तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए ग्रामीण विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा 9 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं हाउसकीपर की भर्ती परीक्षा 9 जुलाई के दिन ही दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होंगे। वहीं दूसरी एक खबर की तरफ बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार कुल 2900 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं रीट 2022 कैंडिडेट ध्यान दें, 13 मई तक जमा होगी फीस। 18 मई लास्ट डेट है। इस बार 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना जरूरी होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।